जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनजातीय मोमेंट, जनजातीय आंदोलन। जिसके अंतर्गत में आप लोग देखेंगे सन्यासी विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह, चुहार विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, भील विद्रोह, फैराजी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खांसी, कूका, गोंड, संथाल, कोल। इन सारी चीज टॉपिक जो है कवर किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्त कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टीचर के पास तैयारी करते होंगे और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, चाहे अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इसके लिए यह वीडियो जो है रामबाण की तरह काम करेगा। आपको विश्वास नहीं हो, आप किसी भी टीचर के पास पढ़िए, अच्छी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह दिल में ये तसल्ली आ जाएगी कि भाई हमें कुछ सीखने को मिला हुआ है। जिसके अंतर्गत में दोस्त इस टॉपिक में हम लोग निम्न जाति, निम्न जनजाति, मजदूर और किसान मूवमेंट के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये पार्ट बाय पार्ट ये लंबा वीडियो बनेगा, तो इसको पार्ट बाय पार्ट आएगा। ये तो रहा पहली बात। दूसरी बात दोस्त ये रहा है कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद ना कि लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, न ही क्राउन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, न दृष्टि के बुक पढ़ने पड़ेगा, और न ही आपको घाटना चक्र की कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक सारा चीज़ इसमें हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि इसमें 32 सालों का क्वेश्चन जो है, 32 वर्षों का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ये तो रहा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। और मोटिवेशनल लाइन आपको बोलेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। दोस्तों इसी विश्वास के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे निम्न जनजाति आंदोलन, लोअर कास्ट मूवमेंट के बारे में। चलिए लोअर कास्ट मूवमेंट के बारे में सबसे पहले देखेंगे ये आंदोलन क्यों हो जाता है, क्यों हुआ था। तो जातिगत आंदोलन की समीक्षा करने पर हमें उनकी कुछ विशेषताएं स्पष्टतः समझ में आ जाती हैं। यह आंदोलन हिंदुओं की निम्न जातियों और उपजातियों के द्वारा किए गए होंगे और किए गए थे, और जिनके सदस्य खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज आदि के आधार पर किसी भी क्षेत्र में रहते हुए भी आपस में एकता की अनुभव करते थे। उसके असंतोष का मुख्य कारण जानते हैं दोस्तों, उच्च वर्गों के द्वारा उनका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधार पर शोषण करना था। और इनका कारण इन सभी का उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य उच्च वर्गों के विशेष अधिकारों पर आक्रमण करने आक्रमण करने आक्रमण करना और अपने लिए समान अधिकार को प्राप्त करना था। और ये जातिगत आंदोलन जो जानते हैं दोस्तों, भारत के दक्षिण भारत में, ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादातर देखा गया जातिगत आंदोलन, और मुख्यतः उसके बाद महाराष्ट्र में प्रबल रहा, मतलब कि अधिक ज़्यादातर होते रहा महाराष्ट्र में। और इसका कारण ये रहा है कि उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में उच्च वर्गों के द्वारा निम्न जातियों का शोषण अधिक रहा है। तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ये निम्न जातियों का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया है। इनका एक अन्य कारण भी ये भी था कि दक्षिण भारत में मध्य युग से ही आपको विभिन्न संतों और विद्वानों के द्वारा जातीय समानता पर भी बल दिया था, और जिसका कारण ये भी कारण वहाँ का निम्न सामाजिक वर्ग अधिक चेतनापूर्ण था। ठीक है, आगे हम समझाएंगे दोस्त। उसके बाद इन जातिगत आंदोलन के अगर बात करते हैं, अंग्रेजों का भी रुख क्या रहा है। चलिए अंग्रेजों का जो रुख भी रहा है क्या, ये भी विचारणीय बात है दोस्तों, कि अंग्रेज ने भी जाति और उपजातियों के आधार पर भारतीय समाज को विभाजित करने में सक्रिय प्रयास किया था। और यही नहीं, अंग्रेजों ने क्षेत्र, धर्म, नस्ल और आर्य अथवा द्रविड़ में अंतर करने का आधार भी भारतीय समाज को विभाजित करने का सक्रिय भी प्रयास किया था।
इस कारण अंग्रेजों की नीति ने भी इन जातिगत आंदोलन को बढ़ावा दिया है। और यहाँ प्रस्तुत है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न जातीय आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन दोस्त ध्यान रखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा सा रुकते हैं, इसको समझते हैं। लोअर कास्ट जातीय आंदोलन जो हुआ था, निम्न जनजाति जो जातीय आंदोलन जो हुआ था, क्यों हो गया था? क्योंकि उच्च वर्गों के द्वारा आपको निम्न जातियों को उनके रहन सहन खान पान को ये टारगेट किया गया। उस पर धार्मिक असंतोष फैल जाता है, उन जातियों में असंतोष फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने अपने अधिकार की मांग को दोहराना शुरू कर दिया। और भारत के किस क्षेत्र में? ये दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादातर आंदोलन हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में ज़्यादातर प्रबल रहा है। और ये भी बात ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत में और विद्वानों और संतों का सबसे ज़्यादा समर्थन भी किया है कि ये गलत हो रहा है, तो गलत का विरोध भी किया गया था। और रहा बात, अंग्रेजों ने भी इसका बहुत ही दमनकारी नीति अपनाया था। वह क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर यहाँ पर उच्च जाति और निम्न जाति में बांटने का प्रयास किया गया था दोस्तों, जो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। तो ये आपको आंदोलन के बारे में कैसे हुआ था। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ से टॉपिक शुरू होता है सत्य शोधक समाज, और इसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। सत्य शोधक समाज और निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति कराने हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए हुए थे? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले अर्थात ज्योतिबा फुले ने 1873 में मुंबई महाराष्ट्र में किया हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि श्री फुले का जन्म 1827 में पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। एक माली परिवार में ज्योतिबा फुले का जन्म होता है। इनका जीवनी जो रहा है, इनका जीवन शिवाजी महाराज और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित था। और इतना ही नहीं, थॉमस पेन के पुस्तक जो था, किसका पुस्तक? थॉमस पेन का पुस्तक राइट्स ऑफ मैन और वसुदेव बलवंत फड़के से भी प्रभावित था। ठीक है, तो ये रहा आपको ज्योतिबा फुले के बारे में, जो एक निम्न जातियों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए आपको ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, और इनका जीवनी जो रहा था, इनके जीवन में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो शिवाजी महाराज जॉर्ज वाशिंगटन से प्रभावित थे। उसके बाद थॉमस पेन के पुस्तक राइट्स ऑफ मैन, क्वेश्चन पूछेगा दोस्त कि बताएंगे राइट्स ऑफ मैन किसका पुस्तक है? तो थॉमस पेन का है। चलिए आगे थोड़ा सा इसी को समझते हैं। उन्होंने पिछड़ी जाति में जागृति लाने के लिए और आत्मविश्वास लाने के लिए और स्त्रियों और निम्न जनजातियों के लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास भी किया था। ठीक है, और जिसके लिए 1851 में उन्होंने पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला हुआ था। ज्योतिबा फुले ने आपको पिछड़ी जातियों को जागृति लाने के लिए और आत्मविश्वास जगाने के लिए स्त्रियों को और निम्न जातियों को जो शिक्षित बनाने के लिए 1851 में पुणे महाराष्ट्र में एक कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले करते हैं। और उनके द्वारा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1872 में ज्योतिबा फुले के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, कौन सा? गुलामगिरी। क्वेश्चन पूछेगा गुलामगिरी के लेखक कौन? तो ज्योतिबा फुले। कब लिखा गया? 1872 में ये पुस्तक लिखे हुए थे ज्योतिबा फुले। और इस पुस्तक में लिखा गया था जिसके द्वारा ब्राह्मणों को क्या किया गया था? ब्राह्मणों के आगे देखते हैं, देखेंगे ब्राह्मणों की प्रभुत्ता को चुनौती दिया गया था। ब्राह्मणों की जो है प्रभुत्ता को चुनौती दिया गया था कि और पुरोहित वर्गों को समाज का शोषण सिद्धांत किया। और इसके साथ जो है सार्वजनिक के सत्य धर्म, क्वेश्चन याद रखेंगे, सार्वजनिक सत्य धर्म तृतीय रत्न और इशारा, शिवाजी की जीवनी आदि पुस्तक भी प्रकाशन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ सार्वजनिक धर्म समाज के कौन? तो ज्योतिबा फुले। धर्म तृतीय रत्न के
प्रकाशन पुस्तक ये कौन किया था? तो ज्योतिबा फुले। इशारा ज्योतिबा फुले। शिवाजी की जीवनी ये पुस्तक किसने लिखा था? ये आपको प्रकाशित कराया था तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखेंगे दोस्त। शीघ्र ही ज्योतिबा फुले अपने समाज सुधार कार्यों से व्याख्या हो गए, बहुत ही प्रसिद्धि मिल जाती है क्योंकि समाज में यह सच्चाई बताना शुरू करते हैं और समाज के लोग इनको प्रति जो है आदर भावना रखते हैं। उसके बाद इसी को देखते हुए 1876 में पूना नगर पालिका का सदस्य बन जाते हैं। ज्योतिबा फुले जो सामाजिक सुधार करते करते इनको लोग ने आपको पुणे नगर पालिका का सदस्य बन गए, 1876 में बना दिया गया। और इसी को देखते हुए, इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए 1888 ईस्वी में लोगों के द्वारा इनको महात्मा उपाधि दिया गया। लोगों ने इन्हें ज्योतिबा फुले को 1888 में आपको महात्मा के उपाधि दिया गया था। तो दो व्यक्ति को महात्मा के उपाधि दिया गया था। गांधी जी को दिया गया था, आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और 1888 में महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फुले को दिया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। 28 नवंबर 1890 को श्री फुले का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। 28 नवंबर 1890 में ज्योतिबा फुले इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त कि दिन मित्र नामक समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशन गांव-गांव में जाकर सड़कों पर विभिन्न तमाशे करने से सत्य शोधक समाज की लोकप्रियता बहुत ही बढ़ गई। तो समझ रखिएगा कि दिन मित्र नामक समाचार पत्र का प्रकाशन के द्वारा और गांव-गांव में जाकर और सड़कों पर तमाशा करना, लोगों को जागरूक करना सत्य शोधक के बारे में, और इस प्रकार लोगों की लोकप्रियता इसके प्रति बढ़ जाती है। और 1920 से लेकर 1930 के मध्य में केशव राय जेठे और दिनकर राव ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ज्योतिबा का तब मृत्यु हो गया था 1890 के लगभग। और इस आंदोलन को 1920 से लेकर 30 के मध्य में केशव राय जेठे और दिनकर राव ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। शंकर राव जाधव और मुकुल राव पाटिल ने फुले के विचारों से प्रभावित होकर इस प्रकार बहुजन समाज की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन दोस्त पूछता है ना, यहाँ पर घबराना नहीं है। आपको बता देते हैं कि क्या समझना है कि शंकर राव जाधव और मुकुंद राव पाटिल के द्वारा ज्योतिबा फुले से विचार से प्रभावित होकर इनके द्वारा बहुजन समाज की स्थापना किया गया, न कि बहुजन पार्टी नहीं। बहुजन पार्टी कांसीराम ने किया था। पार्टी में जब बहुजन समाज पार्टी था कांसीराम, लेकिन बहुजन समाज जो है बहुजन समाज हो जाएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मुकुंद राव पाटिल के द्वारा और शंकर राव जाधव के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुजन आंदोलन भी मूलतः एक दलित आंदोलन भी था और जिसमें जाति प्रथा का विरोध की आवाज उठाई गई थी। इस बहुजन समाज के आंदोलन में यह मूलतः दलित आंदोलन था जिसमें जाति प्रथा के विरोध में आवाज उठाई गई थी। और इस प्रकार से ध्यान रखेंगे ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। तो सत्य शोधक के बारे में, सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले। चलिए आपको याद करा देते हैं। और ज्योतिबा फुले का जन्म कब होता है? 1827 में पुणे में। और यह इनके जीवन पर किनका प्रभाव पड़ा था? तो शिवाजी, जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस पेन के पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से, और ज्योतिबा वासुदेव बलवंत फड़के का, ठीक है ना। उसके बाद कन्या विद्यालय का स्थापना पुणे में किया गया था 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। उसके बाद ध्यान रखेंगे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक 1872 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नगर पालिका का सदस्य कब बने गए थे? 1876 में बने हुए थे। 1888 में लोगों के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था ज्योतिबा फुले के जो है 28 नवंबर
1890 में मृत्यु हो जाती है। और दिन मित्र नामक समाचार पत्र के माध्यम से गांव-गांव में जाकर सत्यशोधक के बारे में जाकर बताना शुरू किया गया। उसके बाद ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर शंकरराव जाधव और मुकुंदराव पाटिल ने ज्योतिबा के विचार से प्रभावित होकर बहुजन समाज की स्थापना कर देते हैं। और यह बहुजन समाज जो है आंदोलन मूल रूप से जो है दलित आंदोलन था, और इस प्रकार जाति प्रथा के विरोध आवाज उठाई गई थी, और इस प्रकार से यह सत्यशोधक समाज समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। जस्टिस पार्टी आंदोलन, किस पार्टी की बात कर रहे हैं? जस्टिस पार्टी आंदोलन जो है आपको 1916 में CN मुदलियार के द्वारा, CN मुदलियार और श्री P त्यागराज चेट्टी तथा डॉक्टर TM नायर ने पहली बार इतर ब्राह्मण संस्था का गठन किया, और जिसे दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ नाम दिया गया था। चलिए आपको समझ जा देते हैं इसको। जस्टिस पार्टी के बारे में बताया जा रहा है। और 1916 में CN मुदलियार और श्री P त्यागराज चेट्टी और उसके बाद डॉक्टर TM नायर पहली बार इतर ब्राह्मण समाज की स्थापना का गठन करते हैं, जिसे दक्षिण भारतीय जिसे उदारवादी संघ के नाम से इसका नाम दिया गया था। और बाद में यह जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। पहले जो है ये सभी लोग मिलकर 1916 में उदारवादी संघ की स्थापना करते हैं। बाद में यह जस्टिस पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जस्टिस पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1936 की बात है, 1937 में रामास्वामी नायकर जिसे पेरियार इस जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान चलाया, और यह पूर्णतः ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। यह पूर्णतः क्या था? यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। और यह आंदोलन के अंतर्गत में जस्टिस नामक समाचार पत्र भी निकाला गया। ध्यान दीजिएगा, नायकर ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। ये आपको नायकर जो थे असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईबी रामास्वामी नायकर के अनुयायी तथा मित्र जो थे श्री CN मुदलियार, उनके मित्र जो थे और उसके अनुयायी जो थे CN मुदलियार मुद्रे है ना, अन्ना मुद्रे, श्री CN अन्ना मुद्रे द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अन्ना दुरै कांचीपुरम की तेंतुवै जनजाति से इनका संबंध था, और उन्होंने 1944 में जस्टिस पार्टी, जिसे न्याय दल का नाम बदलकर क्या कर देते हैं, जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर आपको द्रविड़ कड़गम कर दिया, जिसे द्रविड़ संघ नाम रख दिया था। और बाद में 1949 में इस दल का विभाजन हो जाने के पर अन्नादुरै ने अपने दल का नाम द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसे DMK जो पार्टी है ना, DMK रखा इसका। उसके बाद 1962 में अन्नादुरै राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद 1967 में अन्नादुरै तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1967 में अन्नादुरै तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो देख रहे हैं ये सफर जो था। चलिए आपको बता देते हैं। चलिए, जस्टिस पार्टी के जो संस्थापक कौन कौन थे, लो क्वेश्चन पूछेगा। 1916 में CN मुदलियार और श्री P त्यागराज चेट्टी और डॉक्टर TS नायर ने किया था। और यह पहले किस नाम से जाना जा रहा था, तो उदारवादी संघ के नाम बाद में क्या हो जाता था, जस्टिस पार्टी के नाम से बदल दिया जाता है। 1937 में रामास्वामी नायकर पेरियार ने इससे जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है ना। और ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, और उसके अंतर्गत में जस्टिस नामक समाचार पत्र निकाला गया था। और नायकर जो थे
रामास्वामी नायकर पेरियार जो थे, पेरियार ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। आगे बढ़कर जो है रामास्वामी का अनुयायी जो थे, मित्र थे, श्री सी एन अन्नादुरै द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। अन्नादुरै कांचीपुरम की एक जाति जो थी तंतुवय जनजाति था, और उसके बाद 1944 में जस्टिस पार्टी न्याय दल का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया, द्रविड़ संघ कर दिया गया। 1949 ईस्वी में इस दल का विभाजन हो जाने के बाद अन्नादुरै ने अपने दल का नाम द्रविड़ अन्नादुरै मुद्रै कड़गम जिसे डीएमके नाम रखा, और 1962 में अन्नादुरै राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य अन्नादुरै को 1967 में मिल जाता है। तो आपको ये जस्टिस पार्टी के बारे में इन सारी चीज नॉलेज आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले आंदोलन की बात करते हैं। अरिविरुपम आंदोलन, जिसे एझवा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एझवा आंदोलन के बारे में देखेंगे दोस्त। एझवा आंदोलन क्या है? तो 1888 में केरल में धार्मिक सुधार आंदोलन श्री नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया था। तो 1888 में केरल में धार्मिक सुधार के लिए श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था, और यह केरल के एझवा जाति से थे। ये श्री नारायण गुरु जो थे, आपको एझवा एक जाति थी, उससे थे। इन्होंने केरल से बाहर जो है 1930 में नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम, ठीक है, नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम के संस्थापक कौन थे? तो नारायण गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका आंदोलन का मुख्य रूप से अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करना था। ये छुआछूत अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना था। उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्यता जातियों को मंदिर में प्रवेश करना क्या था? वर्जित था, मना था, और जिसके विरोध में श्री नारायण गुरु ने चलिए यहाँ पर बात करते हैं, वही बात था यहाँ पर। हाँ देखेंगे यहाँ पर है, चलो यार यहाँ पर अच्छा से कंटेंट दिया था। श्री नारायण गुरु ने, उन्होंने कई मंदिर बनवाए जो सभी लोगों के लिए समान रूप से खुलवाए थे, और वो विरुपम में उन्होंने शिव प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा स्वयं किया था। और श्री नारायण गुरु ने कहा था, क्या कहा था? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर की ये बातें किसने कहा था? तो नारायण गुरु ने कहा था। और आगे चलकर उनके शिष्य जो थे अयप्पम राजराजम जो थे, इनके विपरीत क्या कहा था? मानव का ना कोई धर्म और ना कोई जाति, ना कोई ईश्वर। ये आपको किसने कहा था? अयप्पम राजराजन ने बात बोली थी। और ये क्वेश्चन पूछेगा, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, इस बात को कौन बोले थे? तो नारायण गुरु। और उसके बाद कौन बोले थे? तो मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई ईश्वर है, तो अयप्पम राजराजन ने कहा था। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं, अगले टॉपिक पर देखिएगा, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। कौन सा सोसाइटी? डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में ये हुआ था डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की, और ध्यान रखें बी.आर. शिंदे के द्वारा, जिसका नाम क्या है? पूरा नाम विठल रामजी शिंदे, बी.आर. शिंदे का पूरा नाम है। और ध्यान रखेंगे बी.आर. शिंदे के द्वारा डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इन्होंने 1906 में इस सोसाइटी की स्थापना किए थे। कौन? बी.आर. शिंदे ने, डिप्रेस क्लास सोसाइटी, जिसका उद्देश्य क्या था भाई? ये डिप्रेस क्लास सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करना था। दलित जातियों में जो था, अब उसके अधिकार को जानने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए
B.R. शिंदे ने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं। इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एन.जी. चंद्रवारकर को बनाया गया था और इनके अथक प्रयास से ही 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था कि आपके ये अध्यक्ष साहब के एन.जी. चंद्रवारकर के अथक प्रयास से 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। ये आपको ध्यान रखेंगे, प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1918 में, और इसमें जो है क्या घोषणा पत्र जारी किया गया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी पत्र जारी किया गया था। और यह सोसाइटी जो था डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक पूछेगा तो क्या बताएंगे? B.R. शिंदे, विठल रामजी शिंदे। कब अपना स्थापित किया गया था इसका? तो 1906 में स्थापित किया गया था। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के उद्देश्य क्या था? तो जाति मतलब कि दलित जातियों में उनके अधिकार के प्रति जागृति फैलाना था। उसके अध्यक्ष कौन थे? एन.जी. चंद्रवारकर थे। उनके प्रयास से 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस सम्मेलन में सर्वप्रथम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी पत्र जारी किया गया था। तो ये दोस्तों रहा डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के बारे में जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट था, बस इसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। वाइकम सत्याग्रह, ये वाइकम जो है जगह का नाम है। चलिए वाइकम या केरल में चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। वाइकम सत्याग्रह केरल में एक आंदोलन वाइकम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में चलाया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा वाइकम सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1924 में। कहाँ चलाया गया था? केरल में चलाया गया था। और यह आंदोलन जो था, आंदोलन मंदिर में निम्न जाति को प्रवेश को लेकर चलाया गया था। तो वाइकम आंदोलन से आप क्या समझते हैं? केरल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1924 में। किस लिए चलाया गया था? मंदिर में निम्न जातियों को प्रवेश नहीं किया जा रहा था, जिसलिए वाइकम आंदोलन चलाया जाता। स्वर्ण जाति के लोग जो थे, उच्च वर्ग के जो जाति वर्ग थे, स्वर्ण जातियों ने एजवा जाति था और पुलैया जैसे निम्न जातीय के लोगों को मंदिर में प्रवेश देने का विरोध कर रहे थे। कौन लोग विरोध कर रहे थे? मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। स्वर्ण जाति के लोग बोल रहे थे तुम लोग निम्न जाति के हैं, ठीक है ना, तुम लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। एजवा जाति और पुलैया और सारी भी जातियाँ था, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। कौन? स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया। नारायण गुरु ने आवाज़ उठाते हैं और एन कुमारन, टी.के. माधवन जैसे विद्वान लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने आवाज़ उठाया। और ट्रेम्बकोर रियासत के गांव, जो ट्रेम्बकोर रियासत जो था उसी में एक गांव था वाइकम में यह सत्याग्रह शुरू हो जाता है। और इस गांव के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षम संगठन के श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, ठीक है ना। वाइकम सत्याग्रह में जो शुरू किया गया था, जो हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो श्री नारायण गुरु नेतृत्व कर रहे थे और लोगों के मंदिर में प्रवेश दिलाया हुआ था। केरल की कांग्रेस कमेटी ने भी इनमें सहयोग किया था। केरल की कांग्रेस कमेटी ने भी इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए सहयोग किया था। और उसके बाद के.पी. केशव मेनन और ई.बी. रामास्वामी नायकर भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखेंगे, ये पेरियार भी आपको वाइकम आंदोलन से जुड़े हुए थे। और तो ये क्वेश्चन पूछता है दोस्त, क्या वाइकम आंदोलन से आपको कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? तो श्री नारायण गुरु जुड़े हुए थे, है ना, नारायण गुरु जुड़े हुए थे, के.पी. कृष्ण मेनन जुड़े हुए थे, पेरियार जुड़े हुए थे, नी का नाम था पेरियार। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करते हैं अंत में मार्च 1925 में। उसके बाद महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे। 1925 में ट्रेम्बकोर के यात्रा किया हुआ था। वाइकम आंदोलन जो चल रहा था मंदिर में प्रवेश करने के लिए, तो महात्मा गांधी 1925 में, मार्च 1925 में ट्रेम्बकोर की यात्रा किया। और बात करते हैं उसके बाद इस आंदोलन का समर्थन किया हुआ था, वाइकम आंदोलन का समर्थन किया।
उसके बाद टेम्बेकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश किए जाने के विषय पर समझौता किया गया था। ठीक है, मंदिर में प्रवेश कराने के लिए समझौता किया गया था, इसी को ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2021 में पूछा गया था। परंतु आम रास्ते भले ही हरिजन के लिए खोल दिया गया, परंतु मंदिर में प्रवेश का मार्ग अब तक भी प्रशस्त नहीं हो पाया है। तो ये आपको वाइकम आंदोलन के बारे में आवाज समझ लिए, क्यों उठाया गया था। वाइकम सत्याग्रह से क्या समझते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वाइकम सत्याग्रह से क्या समझते हैं, वन लाइनर में बताएंगे, कहानी के तौर पर कैसे बताएंगे। तो क्वेश्चन कोई पूछेगा वाइकम सत्याग्रह से क्या समझते हैं, तो बोलिएगा कि सर वाइकम सत्याग्रह से हम यही समझते हैं कि केरल में यह चलाया गया था, केरल में चलाया गया था। यह बात 1924 की है, मन कि मंदिर में प्रवेश निम्न जाति को प्रवेश नहीं था, इसलिए आपको यह वाइकम आंदोलन चलाया जा रहा था। वे स्वर्ण जाति जो थे एजवा, स्वर्ण जाति के लोग एजवा और पुलैया जाति को मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना कर दिए थे, जिसके चलते आवाज़ उठाया कौन, नारायण गुरु और एनजी कुमारन और टीके माधवन जैसे विद्वान लोगों ने आवाज़ उठाया था। ट्रेम्बकर रियासत में एक गांव था, ट्रेम्बकर रियासत जो था उस समय उस गांव था वाइकम, वहाँ से ये आंदोलन शुरू हो जाता है सर। उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, इस आंदोलन का नेतृत्व जो श्री नारायण गुरु कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया। कांग्रेस कमेटी ने भी इसका सहयोग किया हुआ था। उसके साथ केपी केशव मेनन और रामास्वामी जायकर भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद मार्च 1925 में महात्मा गांधी ट्रेम्बकर की यात्रा करते हैं और आंदोलन का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ट्रेम्बकोर के रानी जो महारानी थी उसे मंदिर में प्रवेश कराने के विषय पर समझौता होते हैं और इस प्रकार से हरिजनों के लिए रास्ता खोल दिया गया, लेकिन अब तक ये मार्ग प्रशस्त नहीं है। तो यही सर वाइकम आंदोलन था, वाइकम सत्याग्रह था। तो बस इतना ही आप बता दीजिएगा, बस हो गया। चलिए आप पीटी में चाहे लिखिए चाहे मेंस में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु वायूर आंदोलन, गुरु वायूर आंदोलन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन देखिएगा, गुरु वायूर आंदोलन से ये केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर 1931 की बात है। कांग्रेस कमेटी केरल ने 1 नवंबर से आपको गुरुवायूर नामक स्थान से आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके पीछे के केलप्पम कहाँ था, के केलप्पम कहाँ था, गुरुवायूर आंदोलन में के केलप्पम कहाँ था। 1 नवंबर 1931 को केरल में कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया गया था। कब, 1 नवंबर 1931 में कांग्रेस कमेटी ने केरल में अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया था। और पी कृष्ण पिल्लई और एन के गोपालन ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कौन कौन नेतृत्व किया था, तो क्वेश्चन पूछेगा गुरु वायूर आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, पी कृष्ण पिल्लई, उसके बाद एन के गोपालन नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आगे देखिएगा। 21 दिसंबर 1932 को के केलेपन आमरण अनशन शुरू कर देता है, देख रहे हैं ना। उसके बाद गांधी जी ने आश्वासन के पश्चात उन्होंने आमरण अनशन को समाप्त किया था। तो आपको ध्यान रखेंगे, ये गांधी जी ये आपको के केलकम जो है आमरण अनशन शुरू कर दिया था और उसके बाद गांधी जी के आश्वासन के बाद यह अनशन तोड़वाए हुए थे। अंत में 1936 की बात है, 1936 को ट्रेम्बकोर के महाराज से एक समझौता हुआ, जिसके तहत सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातीय हेतु खोल दिया गया था। तो देख रहे हैं ना, ये आपको गुरुवायूर आंदोलन। तो चलिए आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा केरल में जो हुआ था गुरुवायूर आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा सर यह केरल में हुआ था। गुरुवायूर आंदोलन जो हुआ था यह केरल में हुआ था, पहली बात हो गया। कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है ना। और यह केरल में एक जगह का नाम था गुरुवायूर, उसी के नाम पर वहाँ से शुरू हुआ था आंदोलन। जिसके पीछे किसका हाथ था, के केलप्पम का हाथ था। क्यों के केलप्पम का हाथ था, क्योंकि के केलप्पम ने आमरण अनशन कर दिया था, है ना, आमरण अनशन कर दिया था। जो महात्मा गांधी ने आश्वासन दिया था, उसके बाद 1936 में
त्र्यंबकेश्वर के महाराज से गांधी जी समझौता करते हैं, उसके बाद सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया था। और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि गुरुवायूर आंदोलन में कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे? तो मुख्य रूप से जो है नेतृत्वकर्ता में कौन? तो पी. कृष्ण पिल्लई और एन.के. गोपालन, ठीक है ना? महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए थे, ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी इसमें जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपको गुरुवायूर आंदोलन के बारे में समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन के बारे में दोस्तों देखते हैं क्या डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्कर्ष के लिए एक योद्धा की भांति काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर जो है निम्न जातीय के उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए एक योद्धा के तौर पर काम किया है। अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 1891 को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर का जन्म होता है। चलिए अब देखेंगे और इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में अस्पृश्यता महार कुल में हुआ था। किस कुल में? महार कुल में हुआ था। मऊ का कौन सा जगह पर? मऊ मध्य प्रदेश में, इंदौर में पड़ता है। मऊ मध्य प्रदेश, इंदौर में हुआ था इनका जन्म। उनकी माता का नाम क्या था? रामाबाई था, रामाबाई था। इनके सॉरी इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्त? इनकी पत्नी के नाम आपको रामाबाई था, लेकिन जिसकी मृत्यु 1935 में हो गई। उसके पश्चात जो है 1948 में दूसरी शादी करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर दूसरी शादी करते हैं और डॉक्टर शारदा कबीर से शादी किया हुआ था और यह बम्बई की सातवत ब्राह्मण परिवार की थी। बात समझ में आ रही है? ये आपको अछूत थे, महार जनजाति के ना। और ये उसके बाद देखिए धर्म का कितना पहरा दोस्तों लोगों के बीच में घोला गया है कि देखिए। उसके बाद ब्राह्मण, ये महिला जो है ब्राह्मण परिवार की डॉक्टर शारदा कबीर, ये डॉक्टर थी और डॉक्टर अंबेडकर से शादी करते हैं। देख रहे हैं ना, एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो एजुकेशन में कि छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं ना, अगर आप बोलते हैं कि हम अछूत हैं, छुआछूत हैं, तो आप अपने आप को इतना ना काबिल बना लो कि ताकि आपको हर कोई चाहने लगे। तो इस प्रकार जो ध्यान रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने संगठित करने का प्रारंभ किया है ना, उनके उत्थान करने के लिए, उनके संगठित करने के लिए प्रयास किया था। 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना करते हैं। जो जो जातियों को उत्थान करने के लिए, उनके संगठित करने के लिए 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस फेडरेशन की, डिप्रेस फेडरेशन क्लास नहीं, डिप्रेस क्लब फेडरेशन की स्थापना आपको करते हैं अंबेडकर। उसके बाद 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना कौन किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर किए हुए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए हुए थे। चलिए, और ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा जिनका उद्देश्य जो था अस्पृश्यता लोगों की भौतिक और नैतिक उन्नति करना था और उन्होंने छुआछूतों को मंदिर में प्रवेश कराने तथा सार्वजनिक कुआओं से पानी पीने के लिए नागरिक अधिकार के प्राप्ति के लिए एक आंदोलन चलाते हैं, जिसको महार आंदोलन बोलते हैं। लोगों को, निम्न जनजातियों को, है ना, अछूतों को कुआं से सार्वजनिक पानी जगह से नहीं पीने देते थे। इसी को देखते हुए एक महार आंदोलन शुरू कर देते हैं और 1927 में मराठी भाषा में, मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं, पत्रिका का प्रकाशन किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, तो बताइए बहिष्कृत भारत के संस्थापक कौन? तो डॉक्टर अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अंबेडकर। तो ध्यान रखेंगे।
उसके बाद समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए, समानता लोगों में समानता के लिए लाने के लिए समाज है ना, समाज समानता संघ की स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, समाज समानता संघ की स्थापना कौन किया? डॉक्टर अंबेडकर किया। और मजदूरों के हित की रक्षा करने के लिए 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किए थे। तो बात समझ में आ रही है? तो चलिए, यही सब तक क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी किसने बनाया था? डॉक्टर अंबेडकर। कब? 1936 में। समाज समानता संघ की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर। बहिष्कृत भारत की कौन? तो डॉक्टर अंबेडकर। महार आंदोलन कौन चलाया था? डॉक्टर अंबेडकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में अंबेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। तो यह क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में कब प्रवेश किया था? तो 1930 में प्रवेश किए थे। और छूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग किए हुए थे, जो लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1930 और 1930 से लेकर 1932 में निम्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय कब होता है? तो 1930 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिए थे। 16 अगस्त 1932 को जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड से कैमनल अवार्ड है ना, कैमनल अवार्ड की घोषणा करते हुए दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। तो इसी को देखते हुए आपको महात्मा गांधी ने इसे अंग्रेजों की भारतीयों को बांटने की नीति मानते हुए आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, और शुरू कर दिया था। इसे तुड़वाने के लिए, इस आमरण अनशन को गांधी जी से तुड़वाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता होता है। पूना समझौता होता है ना, इसी को पूना पैक्ट बोलते हैं। पूना समझौता आपको 24 सितंबर 1932 को, और गांधी जी आपको 20 सितंबर से आपको गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर दिए थे कि ये बोले हुए थे ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है ये भारत को तोड़ने के लिए ये बात है। तो इस प्रकार गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता कब होता है? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसके अंतर्गत में पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों की सीटों को आरक्षित कर दिया गया, जो ना सीटों को आरक्षित कर दिया गया। अप्रैल 1942 में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया, और अंततः हिंदू धर्म में भेदभाव से निराश होकर, हिंदू धर्म में इतना विडंबना को देखकर, इतना सारी चीज देखकर, इस विरोधाभास को देखते हुए निराश होकर, दुखी होकर उन्होंने बहुत सारी अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ यह हिंदू धर्म छोड़ देते हैं। हिंदू धर्म छोड़ दे दिया और 1950 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लेते हैं, है ना, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया 1950 में। और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। इनका योगदान संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, और संविधान का सभा का मार्गदर्शक के रूप में भी काम किया था। उसके बाद हिंदू कोड विधेयक को पारित कराने के लिए अतुल्य और अविमर्शनीय रहा है, और वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है, और अस्पृश्यता आर्टिकल 17 अब अपराध के श्रेणी में आ गए, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, जो दलित वर्गों के उत्थान के लिए किया गया काम। चलिए यहाँ से एक और बात समझा देते हैं दोस्त, कि आप एक बार देखिए, याद कराना हमारा जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है ना, देखना आपका जिम्मेदारी है। डॉक्टर अंबेडकर जो है दलित वर्गों के उत्थान के लिए, निम्न जातीय के उत्थान के लिए काम किया था।
एक योद्धा की तरह काम किया था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराज कुल में हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश से, इंदौर में हुआ था। इनकी पत्नी का रामाबाई, 1935 में रामाबाई की मृत्यु हुई थी। 1948 में दूसरी शादी करते हैं, एक ब्राह्मण महिला से शादी करते हैं, डॉक्टर शारदा कबीर से। उसके बाद दलित वर्गों के उत्थान करने के लिए 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस फेडरेशन की स्थापना करते हैं। द ऑल इंडिया डिप्रेस फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर 1920 में करते हैं। उसके बाद 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाए। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाए, ठीक है। उसके बाद महार आंदोलन चलाया हुआ था। 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत क्या निकाले हुए थे? बहिष्कृत भारत जो है पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और उसके बाद समाज समानता संघ की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। मजदूरों के लिए 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाया था। मजदूरों के लिए 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन करते हैं। 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय प्रवेश कर देते हैं और लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कम्युनल अवार्ड पर चर्चा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की मांग के पर समझौता हो जाती है, पृथक निर्वाचन मिल जाती है। और इस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के मन की भारतीयों को बांटने के लिए नीति मानते हुए आमरण अनशन कर देते हैं। उसके बाद इस अनशन को तोड़वाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 में एक समझौता होता है, जिसको पूना समझौता बोला जाता है, पूना पैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करते हैं। अनुसूचित जाति संघ पूछेगा तो डॉक्टर अम्बेडकर कब? 1942 में। और उसके बाद हिंदू धर्म में भेदभाव को देखते हुए हिंदू धर्म क्या बोलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर छोड़ देते हैं। उसके बाद कौन सा धर्म अपनाते हैं? 1950 में 1.5 लाख लोगों के साथ आपको बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद और मन की स्वतंत्रता के बाद मिलने के बाद वो कानून मंत्री बनते हैं, कानून मंत्री बने हुए थे। उसके बाद ये हिंदू कोड बिल विधेयक पारित कराया था। हिंदू कोड बिल विधेयक पारित कराए थे कौन? डॉक्टर अम्बेडकर। और यह हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर नेहरू और अम्बेडकर के बीच में मतभेद हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री थे, कानून मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद छुआछूत जो है, अस्पृश्यता जो है, आर्टिकल 17 को अपराध के श्रेणी में बन गया है। तो इस प्रकार जो है ये दलित वर्गों के लिए जो है, निम्न जातियों के लिए अच्छा काम किए हुए थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये बातें समझ में आ गया। अब बातें करते हैं महात्मा गांधी और उसके बाद दलितों के उद्धारक के रूप में काम किया हुआ था। तो उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे, चलिए एक बात याद करा देते हैं यहाँ पर। चलिए अब देखिए निम्न जाति आंदोलन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर सब एक जगह दे दिया है, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी कहाँ सबने किया? मुंबई में। तो क्वेश्चन पूछेगा डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? BR शिंदे 1906 में। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी BR शिंदे। उसके बाद बहुजन समाज आंदोलन शंकर राव जादव और मुकुल राव पाटिल के द्वारा किया गया था। बहुजन समाज आंदोलन किसके द्वारा? शंकर राव जादव और मुकुल राम पाटिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं सत्य शोधक समाज, मुंबई में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज 1873 की बात था। द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना कौन किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। कब? 1920 में किया था। 1920 में। देखिएगा यहाँ पर फेडरेशन लगा हुआ है, और यहाँ पर सोसाइटी, स से शिंदे। अब फेडरेशन अम्बेडकर। और उसी तरह देखिएगा यहाँ पर है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तीनों में सब एक ही चीज़ है। से सोसाइटी, से शिंदे। आप फेडरेशन में आपको अम्बेडकर, फेडरेशन में अम्बेडकर, एसोसिएशन में कौन? महात्मा गांधी। एसोसिएशन जैसे पूछिएगा नाम में एसोसिएशन तो आपको महात्मा गांधी।
तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन पूछे तो महात्मा गांधी। एशिया में सबसे परिचित व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो एशियाटिक सोसाइटी हो जाएगा महात्मा गांधी। अब फेडरेशन हो जाएगा, फेडरेशन है तो अंबेडकर। और सोसाइटी, स से शिंदे, स से सोसाइटी। तो ये तीनों क्वेश्चन याद हो जाएगा ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बहिष्कृत हितकांडी सभा डॉक्टर अंबेडकर, बहिष्कृत हितकांडी सभा डॉक्टर अंबेडकर। समाज समानता संघ, समाज समानता संघ डॉक्टर अंबेडकर, समाज समानता संघ डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी 1932 में किया था। अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित जाति परिसंघ ये क्वेश्चन पूछता है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा 1942 में किया गया था। ये सारा चीज क्वेश्चन निम्न जाति आंदोलन से संबंधित और उसके संस्थापक के बारे में दिया गया था। अब बातें करते हैं दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के संस्थापक देखते हैं। विरुपम आंदोलन केरल में आपको गुरु नारायण के द्वारा चलाया गया था। गुरु नारायण 1888 में। जस्टिस आंदोलन जिसे न्याय आंदोलन, तो दक्षिण भारत में इसमें जस्टिस आंदोलन के नेतृत्व संस्थापक कौन थे? आपको ध्यान रखेंगे इसमें CN मुदलियार और TM नायर और P त्यागराज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जस्टिस आंदोलन से कौन कौन इसके संस्थापक थे? मुदलियार थे, नायर थे और त्यागराज थे। 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन, कौन सा आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ चलाया गया था? मद्रास में। आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाए थे? तो पेरियार, इन्हीं का नाम है पेरियार। EB रामास्वामी नायकर 1920 में। आत्मसम्मान तो पेरियार, आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार। नायर सर्विस आंदोलन मन्नार पद्मनाभ पिल्लई 1914 में। नायर सर्विस आंदोलन मन्नार पद्मनाभ पिल्लई के द्वारा चलाया गया था 1924 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रजा मित्र मंडली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रजा मित्र मंडली क्वेश्चन पूछता है। CR रेड्डी। तो आपको प्रजा मित्र मंडली मद्रास में CR रेड्डी के द्वारा स्थापना किया गया था प्रजा मित्र मंडली। वायकम आंदोलन केरल के ट्रम्बकेश्वर में चलाया गया था। TK माधवन और K केलप्पम और PK केशव मेनन के द्वारा चलाया गया था 1924 में। तो आपको वायकम आंदोलन कहाँ था? केरल में। किसके द्वारा? TK माधवन और K केलप्पम और KP केशव मेनन के द्वारा 1924 में चलाया गया था। 1924 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुरुवायूर आंदोलन केरल में K केलप्पम के द्वारा चलाया गया था 1931 से लेकर 36 तक ले। तो आपको दक्षिण भारत में ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं महात्मा गांधी भी दलित उत्थानों के लिए भी काम किए हुए थे। चलिए क्या काम किया था महात्मा गांधी दलित उत्थान के लिए? महात्मा गांधी की सक्रिय भागीदारी में दलित जातियों के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुआ है। बिल्कुल बात सही है। 1917 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने हिंदू समाज के द्वारा दलित जातियों पर आरोपित कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। और 1921 ईस्वी में कांग्रेस ने पुनः हिंदुओं की निम्न जातियों के हितों की रक्षा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आह्वान किया। और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक कमेटी बनाई जिसका उद्देश्य था देश के सभी अछूतों के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाया जाए जिसे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक समानता का अवसर मिल सके। ये महात्मा गांधी शुरू कर रहे हैं कि छुआछूत ये सब चीज़ को खत्म कीजिए, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर समानता बनाया जाए। और उसके बाद 1931 ईस्वी में इस प्रकार महात्मा गांधी जो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पटेल कर रहे थे, पटेल साहब कर रहे थे। तो 1931 में कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था और बोले हुए थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं।
चलिए यहाँ पर बात की कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के नियम को प्रतिपादित किया गया था। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार के जो है नियम को प्रतिपादित किया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में, और जिसमें सार्वजनिक नौकरियों में जाति को आधार न बनाकर, जाति का आधार न बनाकर सभी के लिए रोजगार का समान अवसर उपलब्ध कराना। उसके बाद 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चलिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया? 1932 ईस्वी में निम्न जातियों के उत्थान के उद्देश्य से उनका नाम क्या कर देते हैं? हरिजन कर दिया। 1932 में निम्न जातियों को उत्थान करने के लिए कौन सा? तो हरिजन शब्द दिया। तो हरिजन शब्द कौन दिया है? तो महात्मा गांधी ने रखा। उसके बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं 1932 में। 1932 में हरिजन संघ की हरिजन सेवा संघ की हरिजन सेवा समाज की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। हरिजन शब्द दिया था महात्मा गांधी, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष पूछेगा आपको। अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवा समाज के संस्थापक और कौन थे? तो ये ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष पूछेगा तो घनश्याम दास बिरला। संस्थापक कौन? महात्मा गांधी। अध्यक्ष पूछेगा घनश्याम दास बिरला। 1932 ईस्वी में ही मुंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का स्थापना कर देते हैं। आ गया ना? 1932 में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कर देते हैं। हरिजन सेवा समाज की स्थापना कर देते हैं, जिसके अध्यक्ष आपको घनश्याम दास बिरला को मनाते हैं। उसके बाद स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने अस्पृश्यता जाति की एक लड़की को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया है। अस्पृश्यता जाति को एक लड़की को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गांधी जी ने विरोध किया था और 1932 में पूना पैक्ट कराया गया था डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण को अपने उद्देश्य में सम्मिलित किया था। तो कांग्रेस के जो है कार्यकारिणी कमेटी ने एक अखिल भारतीय कांग्रेस में अस्पृश्यता निवारण को जो है उद्देश्य को शामिल किया हुआ था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के नवीन संविधान के द्वारा अस्पृश्यता पालन गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1933 में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्र जो निकालते हैं हरिजन, तो ये आपको हरिजन शब्द दिए थे महात्मा गांधी। और हरिजन समाचार पत्र जो है साप्ताहिक 1933 में हरिजन अखबार निकालते हैं। तो हरिजन अखबार महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। इस प्रकार महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के उद्धार के लिए किया गया सारा जीवन लगा दिया। तो ये आपको हरिजनों के लिए, निम्न जातियों के उत्थान करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। तो इस प्रकार ये महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए भी काम किया हुआ था। चलिए यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार में सभी के लिए नौकरियों के लिए रास्ता खोल दिया गया। और 1932 में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए 1932 में निम्न जातियों के लिए क्या हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हरिजन सेवा समाज की स्थापना महात्मा गांधी किए थे, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? घनश्याम दास बिरला। 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का अवसर महात्मा गांधी करते हैं। और अस्पृश्यता जाति को एक लड़की के रूप में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में 1932 में पूना पैक्ट और अंबेडकर के बीच में होता है। पूना पैक्ट 1932 में समाप्त होता है। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस ने आपको अस्पृश्यता निवारण को अपने उद्देश्य में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के बाद आर्टिकल 17 को है अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया। उसके बाद 1933 में महात्मा गांधी ने समाचार पत्र हरिजन का निकालते हैं 1933 में।
समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया इम्पोर्टेंट काम निम्न जातियों के लिए। उसके बाद बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। दक्षिण भारत में 1920 में ईबी रामास्वामी नायकर जिसे उर्फ पेरियार और बलिजा नायडू ने स्वसम्मान और आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए दलितों को अधिकार और प्रतिनिधित्व दिलाना था। उन्होंने पुरोहितों की अनिवार्यता को अनावश्यक बताकर उनका बहिष्कार किया। छोटी जातियों को मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश कराया था और मनुस्मृति को जलाया गया था और तमिल भाषा में पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना किया था। तो सच्ची रामायण की रचना आपको पेरियार ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है सच्ची रामायण के रचनाकार कौन है? तो पेरियार। और क्वेश्चन पूछता है आत्मसम्मान आंदोलन कौन चलाए थे? तो पेरियार चलाए थे। आत्मसम्मान आंदोलन कब चला था? 1920 में। आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ चला था? दक्षिण भारत में। आत्मसम्मान आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो दलितों को जो है मंदिर में प्रवेश करने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन क्यों चलाया गया था? उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था को विरोध करने के लिए और दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए। उसके बाद मनुस्मृति को जलाया गया था पेरियार के द्वारा। उसके बाद तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किया गया था। कौन? तो पेरियार के द्वारा किया गया था। तो आत्मसम्मान आंदोलन समझ में आ गया ना? 1920 में दक्षिण भारत में पेरियार के द्वारा और बालाजी नायडू के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था को विरोध करना था। मंदिरों में दलितों को प्रवेश कराने के लिए मनुस्मृति को जलाया गया था। तमिल भाषा में पेरियार ने सच्ची रामायण की स्थापना किया था। याद हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। साहू जी महाराज के बाद साहू जी महाराज कोल्हापुर महाराष्ट्र के शासक है ना। शासक जो थे साहू जी महाराज 1920 में दलितों के उत्थान करने के लिए युग परिवर्तन कदम उठाया हुआ था और ब्राह्मणों के पुरोहित कर्मों के लिए गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित कराया हुआ था, ट्रेनिंग दिया और राजकीय पदों के लिए दलितों के लिए 50% आरक्षण दे दिया था। आरक्षण व्यवस्था किया और दलित शिक्षा के लिए दलित विद्यालय की स्थापना किया और दलितों के जागृत हेतु दलित आंदोलन को प्रेरित करने के लिए अनेक अनोखा कदम उठाए हुए थे। तो ये साहू जी महाराज ये कोल्हापुर के शासक थे। 1920 में दलित के उत्थान करने के लिए बहुत ही युग परिवर्तन कदम उठाए। ब्राह्मणों को पुरोहितों को काम करने के लिए मैंने कि गैर ब्राह्मण भी आपको काम करा सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग संस्थान खोजा। राजकीय पदों पर दलितों को 50% आरक्षण देते हैं। दलित शिक्षा करने के लिए दलित विद्यालय की स्थापना करते हैं। दलित जागृति के लिए आपको दलित आंदोलन के प्रेरित बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ था। तो ये आपको निम्न जाति के उत्थान के लिए किया गया था आंदोलन। अब दोस्तों अगले वीडियो में आपको राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत में हम लोग देखेंगे दोस्त कि इसमें फैराजी आंदोलन। अगले वीडियो आप देखिएगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फैराजी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, कुका आंदोलन, ये महत्वपूर्ण विद्रोह हम लोग एक टॉपिक में देख लेंगे। एक वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और इसलिए आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद कराना दोस्तों हमको जिम्मेदारी है और देखना आपको जिम्मेदारी है। चलिए इसी विश्वास के साथ, इसी प्यार के साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फैराजी विद्रोह और वहाबी और कुका आंदोलन में हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।